साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। साथियों, आज से 3 दिन बाद यानी 16 जुलाई को एक भारतीय नर्स को, हिंदुस्तानी नर्स को फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस नर्स का नाम है निमिषा प्रिया। ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखें। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो निमिषा प्रिया है, ये केरल राज्य की रहने वाली है। केरल आप जानते हैं दक्षिण भारत का एक राज्य है। वहां की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल बहुत खूबसूरत राज्य है, बहुत ज्यादा वहां प्राकृतिक खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी है। और केरल आज की तारीख में हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जहां कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री है, जहां कम्युनिस्टों की हुकूमत है। तो उसी केरल राज्य की ये निमिषा प्रिया रहने वाली है। केरल में एक जिला है पलाक्काड। पलाक्काड में निमिषा प्रिया का परिवार रहता है। ये गरीब परिवार की थी और इसकी जो माँ थी वो आसपास के घरों में मतलब चौका बर्तन करके गुजर बसर करती थी। लेकिन ये निमिषा प्रिया पढ़ने में थोड़ी तेज थी। और केरल में देखिए एक बहुत पुरानी परंपरा है केरल की महिलाओं में नर्स बनने का। और दुनिया भर के अस्पतालों में केरल की महिलाएं नर्स के रूप में देखी जाती है। यहाँ तक कि आप बिहार के भी अस्पतालों में देखेंगे कि तो नर्स में बहुत सारी लड़कियां केरल की रहती है। तो निमिषा प्रिया ने सोचा कि मैं नर्सिंग की पढ़ाई कर लूं। पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो जो लोकल चर्च था, यानी जो गिरजाघर था, लोकल चर्च ने निमिषा प्रिया की तालीम का खर्च उठाया और इसने नर्सिंग की पढ़ाई कर ली। उसके बाद उसे केरल में तो नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक दूसरे मुल्क यमन में नौकरी मिल गई। अब मैं आपको यमन के बारे में थोड़ा बताता हूं। ये जो यमन है एक बहुत छोटा सा देश है, मध्य पूर्व का, मिडिल ईस्ट का देश। अब दुनिया का नक्शा देखेंगे तो सऊदी अरबिया के दक्षिण में, साउथ में, ये यमन एक छोटा सा मुल्क है। पहले ये दो देश हुआ करते थे, उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन, यानी कि नॉर्थ यमन और साउथ यमन। लेकिन 1990 में दोनों मुल्क एक हो गए, एकीकरण हो गया, यूनिफिकेशन हो गया और दोनों एक देश बन गए जिसका नाम हुआ रिपब्लिक ऑफ यमन। हिंदी में कहेंगे यमन गणराज्य। और इसकी राजधानी यानी कैपिटल है सन्ना। तो इसी सन्ना के एक हॉस्पिटल में निमिषा प्रिया को काम मिल गया और वो चली गई यमन। इसके बाद देखिए निमिषा वहां काम करने लगी, मेहनत से काम करने लगी, उसकी स्थिति भी थोड़ी सुधरने लगी। उसके कुछ साल बाद वो फिर हिंदुस्तान आई। बीच बीच में वो आती रहती थी उसकी फैमिली, माँ बाप सबसे मिलने के लिए। फिर हिंदुस्तान में उसकी शादी हुई। उसके शौहर का नाम था टॉमी थॉमस और टॉमी थॉमस से उसकी शादी हुई। फिर कुछ दिनों बाद निमिषा ने कुछ महीनों बाद एक बेटी को जन्म दिया। तो इस तरह इसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तो निमिषा प्रिया का एक सपना था कि मैं एक छोटा सा ही सही लेकिन अपना अस्पताल खोलूं, अपना हॉस्पिटल खोलूं। इसके लिए वो पैसे जोड़ती रहती थी, पैसे इकट्ठे करती रहती थी। जब थोड़े पैसे उसको इकट्ठे हो गए तो उसने अस्पताल खोलने के लिए लाइसेंस मांगा यमन की सरकार से, वहां की हुकूमत से। लेकिन यमन में एक कानून है कि यदि कोई दूसरे मुल्क का आदमी, कोई फॉरेनर यदि वहां पर कुछ भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको एक लोकल यमनी नागरिक को पार्टनर बनाना पड़ेगा। मतलब कोई विदेशी खुद से अपना बिजनेस अकेले नहीं शुरू कर सकता, इस यमन के किसी नागरिक को पार्टनरशिप में रखना पड़ेगा। अब ये निमिषा प्रिया खोजने लगी कि पार्टनर कौन बनेगा। तो उसको ध्यान में आया कि उसके अस्पताल में एक महिला भर्ती हुई थी, उसका हस्बैंड वहां छोटा मोटा बिजनेसमैन था।
और उसका नाम था तलाल अब्दो मेहदी। उसका कपड़ों का कुछ बिजनेस था, टेक्सटाइल का। तो निमिषा प्रिया ने इससे बात की तलाल अब्दो मेहदी से कि मैं एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलने जा रही हूँ, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। और मेहदी राजी हो गया। तो निमिषा प्रिया ने सन्ना शहर में यानी यमन की राजधानी में 14 बिस्तरों का एक अस्पताल खोला। उसका नाम रखा अल अमन मेडिकल सेंटर। वो छोटा सा एक मतलब आप नर्सिंग होम कहिए, 14 बिस्तरों का था, 14 बेड थे उसमें। लेकिन ये जो मेहदी शख्स था, उसका जो पार्टनर था, ये थोड़ा मैं क्या कहूं, कमीना किस्म का आदमी था। तो उसकी बुरी नजर पड़ गई निमिषा प्रिया पर, और उसको लगा कि क्यों ना मैं इसके सारे पैसे हड़प लूं, मैं इसको बीवी बना लूं, पार्टनर की बजाय मैं पूरा मालिक बन जाऊं। ये वो जो एक तिकड़मी दिमाग कहते हैं, ये सब तिकड़म उसके दिमाग में आने लगा। उसने क्या किया कि निमिषा प्रिया का पासपोर्ट रख लिया अपने पास। यानी कि निमिषा प्रिया के पास जो इंडियन पासपोर्ट था वो उसने अपने पास रख लिया। उसके बाद उसने क्या किया कि एक फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बनवा लिया, फेक मैरिज सर्टिफिकेट। और उस सर्टिफिकेट में ऐसा दिखा दिया कि जो निमिषा प्रिया है वो उसकी यानी मेहदी की बीवी है। यानी वो इसका फर्जी का शौहर बन गया। और उसके बाद उसकी गुंडागर्दी शुरू हो गई। कभी वो इस पर हाथ भी उठा देता था, थप्पड़ भी चला देता था। निमिषा प्रिया बहुत टेंशन में रहने लगी कि ये तो अच्छा लफड़ा हो गया। निमिषा का असली हस्बैंड केरल में था, बेटी केरल में थी, और यहाँ उसका पार्टनर गुंडई कर रहा है, उसका पासपोर्ट लेके बैठ गया है और फिर उसको अपनी बीवी बना के बैठ गया है, फर्जी तरीके से उसके पैसे भी ले रहा है। तो वो बहुत हताश हो गई निमिषा प्रिया। हताशा में उसने सोचा, वो नर्स तो थी ही, इंजेक्शन लगाने तो उसको आता ही था, दवाओं का भी थोड़ा बहुत नॉलेज था। उसने सोचा कि क्यों नहीं एक इंजेक्शन लगा के इसको बेहोश कर दिया जाए मेहदी को, और फिर इसके पास से अपना पासपोर्ट और बाकी कागज पत्र ले लिया जाए। तो उसने यानी निमिषा प्रिया ने इंजेक्शन लगा दिया सोते समय मेहदी को। अब निमिषा प्रिया की बदकिस्मती थी, कुछ मेहदी की भी बदकिस्मती थी कि इंजेक्शन का ओवरडोज पड़ गया, यानी कि जरूरत से ज्यादा दवा चली गई बेहोशी की। और इतनी दवा चली गई कि मेहदी मर गया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद निमिषा प्रिया घबरा गई, क्योंकि उसने तो सिर्फ बेहोश करने की बात सोची थी, यहां तो आदमी मर ही गया। निमिषा प्रिया अपनी एक सहेली के पास गई, वो भी नर्स थी। निमिषा ने उससे कहा कि ऐसे ऐसे हो गया है, एक्सीडेंटल डेथ हो गया इसका। अब वो जो नर्स थी उसने क्या किया कि मेहदी की लाश को लाके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और इधर उधर छिपा दिया। लेकिन ये बात ज्यादा छिप नहीं सकी। फिर मेहदी के की फैमिली वाले खोजने लगे उसको, पुलिस खोजने लगी, और एक दिन ये जो मतलब मौत हुई थी 2017 में हुई थी, 2018 में यमन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया निमिषा प्रिया को भी और उसकी जो सहेली थी उसको भी। सहेली को तो कुछ 2-3 साल जेल में रह के छोड़ दिया गया। निमिषा प्रिया पर कत्ल का मुकदमा चलाया गया, मर्डर का मुकदमा, और निचली अदालत ने उसको सजा ए मौत सुना दी कि फांसी पर लटका दिया जाए। अब ये जो पूरा मुकदमा था, ये मुकदमा भी बहुत मतलब गलत हुआ था निमिषा प्रिया के साथ, क्योंकि पूरा मुकदमा अरबी जबान में हुआ था, जो यमन की भाषा है। और निमिषा प्रिया को अरबी नहीं के बराबर आती थी, और वहां पर यमन में थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल के काम चलाती थी। तो उसको कुछ समझ नहीं आया कि अदालत में उससे क्या पूछा जा रहा है, क्या कहना है, मतलब बिल्कुल उसके साथ एक तरह से नाइंसाफी हो गई। उसके बाद निमिषा प्रिया ने सजाए मौत के खिलाफ यमन में ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जो वहां की सबसे ऊंची अदालत है, उसमें अपील की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, सजाए मौत ठीक हुई है, इसको फांसी पर लटका देना है। अच्छा, फांसी का एक मैं नियम आपको बताता हूं, वो नियम हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान में भी जब सुप्रीम कोर्ट किसी को सजाए मौत देता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मर्सी पिटीशन। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास ये पावर रहता है कि वो
उस आदमी को, मुजरिम को माफ कर दे। माफी किसी भी तरह की हो सकती है, हो सकता है वो उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दे, या और 10 साल की ही सजा में तब्दील कर दे, या बिल्कुल माफ कर दे, बोले कि घर चले जाओ बच्चे। तो भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फुल पावर्स है पार्डन करने का, माफ करने का किसी भी मुजरिम को। और फांसी की सजा में तो उसके पास दया याचिका जाती ही जाती है। तो इसी से मिलता जुलता कानून थोड़ा यमन में भी है। वहां भी जो यमन का प्रेसिडेंट है उसके पास वो याचिका गई, दया याचिका, लेकिन उसने भी नामंजूर कर दिया और कहा कि नहीं, इसको फांसी पर लटका देना है। इस बीच क्या हुआ था कि यमन में भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी। 2015 के आसपास यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया, सिविल वार। और ये सिविल वार बुनियादी तौर पर शिया और सुन्नी लोगों के बीच में हुआ। आप जानते हैं कि मुसलमानों के दो बड़े धड़े होते हैं, शिया और सुन्नी। और पूरा जो मध्य पूर्व है यानी मिडिल ईस्ट है, उसमें शिया और सुन्नी देशों के बीच रस्साकशी चलती रहती है। जो सऊदी अरबिया है वो सुन्नी मुल्कों का नेता है, और जो ईरान है वो शिया की नेतागिरी करता है। अब यमन है तो छोटा मुल्क, लेकिन वहां जिसकी हुकूमत थी वो सुन्नी था, और उसके खिलाफ हूती विद्रोहियों ने बगावत कर दी। और ये जो हूती लोग थे ये शिया है। तो यमन के हुक्मरान को सऊदी अरबिया का सपोर्ट था और हूती बागियों को ईरान का सपोर्ट था। तो यमन में काफी खून खराबा हुआ, बहुत लोग मारे गए, और अंत में जो हूती बागी थे उन लोगों ने कैपिटल पर, वहां की राजधानी सन्ना पर कब्जा कर लिया। और इसकी बीच में वो भी वहां पर जेल में फंसी रही, निमिषा प्रिया। उसके बाद उसकी मौत की, सजाए मौत की एक तारीख मुकर्रर कर दी गई, 16 जुलाई। जैसा मैंने आपको बताया, आज 13 जुलाई, आज से 3 दिन बाद। इसी बीच निमिषा प्रिया को बचाने के लिए उसके गृह राज्य यानी कि होम स्टेट जो उसका है केरला, उसमें बहुत बड़ी एक मुहिम शुरू हो गई। लोगों को उसके साथ बहुत हमदर्दी थी। अब देखिए, यमन में शरिया का कानून लागू है, यानी इस्लामिक कानून है। शरिया के कानून में एक ब्लड मनी का प्रावधान है, प्रोविजन है ब्लड मनी का। उसका ये मतलब हुआ कि जिस आदमी का कत्ल हुआ है, यदि उसकी फैमिली के लोग पैसे ले ले तो वो कातिल को माफ कर सकते हैं। मतलब यदि मेहदी का कत्ल हुआ और मेहदी की फैमिली ब्लड मनी ले ले निमिषा प्रिया से, तो वो उसको माफ कर सकती है। ये बात यमन के कानून में है, शरिया कानून में है। तो केरल में बहुत ज्यादा चंदा लोगों ने इकट्ठा करना शुरू किया, जिसको क्राउड सोर्सिंग कहते हैं, क्राउड फंडिंग कहते हैं। और उसके बाद अभी आखिरी की जो खबर है, लगभग $1 मिलियन, 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं, 10 लाख अमेरिकन डॉलर इकट्ठा करके मेहदी के फैमिली वालों को कहा गया है कि ये रकम आप रख लीजिए। 10 लाख अमेरिकन डॉलर 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। लेकिन मेहदी की फैमिली जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। वो कह रही है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए पैसे, इसको तो फांसी पर लटकाना पड़ेगा। अब ये निमिषा प्रिया फांसी पर लटकने वाली है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक, मतलब हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक केस कर दिया गया और कहा गया कि ये इतना बड़ा मामला है, हिंदुस्तानी नर्स को फांसी पर लटकाया जा रहा है, इसमें भारत सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए निमिषा प्रिया को बचाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि यमन में कोई इंडियन एम्बेसी नहीं है, यमन में भारत का कोई दूतावास नहीं है, कोई इंडियन एम्बेसडर नहीं है। जो सऊदी अरबिया में इंडियन एम्बेसडर है, जो भारत का राजदूत है, वही यमन के भी कामकाज देखता है। दिलचस्प बात यह भी है, जो मैं आपको बताता चलूं, कि सऊदी अरबिया में जो इंडियन एम्बेसी होती है, जो भारतीय दूतावास होता है, उसमें सिर्फ सुन्नी मुसलमानों की तैनाती होती है। ये भी एक दिलचस्प बात है। तो खैर ये स्थिति है अभी, और सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल यानी 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। अब साथियों, ये जो पूरा मामला है आपने भी सुना, इस मामले में मुझे निमिषा प्रिया से बहुत हमदर्दी है, सिंपैथी है, सहानुभूति है। इसलिए क्योंकि निमिषा प्रिया कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थी, और उसने हत्या के इरादे से ये किया भी नहीं था। उस पर जुल्मों सितम किया गया तो वो बेहोश करके अपने कागज लेना चाहती थी, और संयोग से ज्यादा डोज पड़ गया तो वो आदमी मर गया, मेहदी।
तो मेरी सिंपैथी है और ज्यादातर लोगों की सिंपैथी साथ में है निमिषा प्रिया के साथ कि अब बहुत हो गया भाई, उसको कई साल वो जेल में रह गई, अब उसको छोड़ो, उसको बेटी और हस्बैंड के पास केरला भेजो। लेकिन जो हिंदुस्तान के नालायक प्रधानमंत्री हैं, नालायक वजीर आजम जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी, उनको कोई मतलब नहीं है। गोदी मीडिया दिन रात यही बताता है कि मोदी का डंका वहां बज गया, वहां बज गया डंका, वहां जादू चल गया, वहां जादू चल गया। कायदे से मोदी को क्या करना चाहिए कि ईरान के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए, क्योंकि यमन में जिन हूटी बागियों का कब्जा है वो ईरान के ही चेले चपाटी है। मतलब उनको ईरान का समर्थन प्राप्त है, ईरान ही उनका आका है। यदि ईरान का राष्ट्रपति एक बार भी यमन के राष्ट्रपति को बोल दे कि भाई इस नर्स को छोड़ दो, तो 2 मिनट में निमिषा प्रिया आजाद हो जाएगी। लेकिन नालायक नरेंद्र मोदी से हम लोग कोई उम्मीद नहीं करते। ये जो हिंदुस्तान का नालायक वजीर आजम है, ये सिर्फ गौतम अडानी के जूते चमका सकता है, गौतम अडानी के पैर दबा सकता है, गौतम अडानी को मक्खन लगा सकता है। निमिषा प्रिया की जिंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।